हेलो एवरीवन, नमस्कार। अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, यानी सांस लेने में तकलीफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, पसीना आ जाता है, चेस्ट में प्रेशर लगने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें बढ़ जाती है और हमें पता तक नहीं लगता है कि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। अस्थमा की जब भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ दवाइयाँ हमारे पास होनी ज़रूरी होती हैं। अगर आपको पता है कि मुझे अस्थमा है तो आप इन दवाइयों को घर पर भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अस्थमा की कंडीशंस ऐसी होती है जिसे बहुत जल्दी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अस्थमा के बारे में समझ लेते हैं। अस्थमा होता क्या है और अस्थमा के अंदर होता क्या है। अस्थमा के अंदर जो हमारा एयरवे होता है, सांस नली जो हमारी होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है। और जब भी ये स्वेलिंग काफ़ी सारी बढ़ जाती है और ये म्यूकस ज़्यादा बनाने लगती है तो सांस लेने का जो हमारा पैथवे होता है उसका डायमीटर कम हो जाता है, यानी कि सांस पूरी मात्रा में अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि उसके अंदर जो वल्गम है, जो स्पुटम है, कहें जो म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था वो भर गया है, वहाँ पर वो चिपक गया है, जिसकी वजह से सांस लेने का जो डायमीटर है वो कम हो गया है। इसलिए वहाँ पर हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना या जिसे हम डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग कहते हैं, सॉफ्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस जल्दी जल्दी खींचना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में लंग्स के अंदर पहुँचाना है, इसलिए सांस हम जल्दी जल्दी लेंगे, शॉर्ट सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर के अंदर होने लगती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है, प्रेशर, चेस्ट प्रेशर होता है, या फिर ऐसा लगता है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं, तो लंग्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं, या कहें कि जो एक मोटा जो डेफिनेशन है अस्थमा के पेशेंट की, उसे समझना बहुत कॉमन है। जब भी हमारे लंग्स के अंदर जो हमारा एयरवे है, स्पेशली जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद में जो हमारे ब्रोंकस हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं, इनके अंदर क्या होता है, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से ये वहीं की वहीं चिपक जाता है, और ये चिपकने की वजह से जो हमारे सांस लेने का डायमीटर है वो कम हो जाता है। ऐसे समझिएगा, किसी पाइप में अगर हम पानी फ्लो नॉर्मल करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उस पाइप में कुछ अंदर जंग टाइप का लग जाए या कुछ कचरा टाइप का जम जाए उस पाइप के अंदर, तो वो जो पाइप पानी आने जाने का रास्ता है वो कम हो जाएगा, तो पानी कम आएगा जाएगा, राइट। इसी तरीके से सांस जो है कम आएगी जाएगी, तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगती है। उसमें जो हमारे एयरवे होता है उसमें सूजन होने लगती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये अस्थमा के अंदर होती हैं। अब सिम्टम्स से आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि चेस्ट में पेन होना, चेस्ट प्रेशर, उसमें लगता है कि चेस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है, पसीना आता है। इसके साथ में अचानक से बहुत जल्दी सांस लेना, और पेशेंट कई बार बेहोश तक हो जाते हैं इस अस्थमा की कंडीशन में। तो सांस लेने में डिफ़िकल्टी भी होना, यानी सांस लेने में तकलीफ़ भी होना, ये भी अस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, यानी कि जल्दी जल्दी सांस खींचना, ऑक्सीजन की कमी होना, और चेस्ट में पेन होना, ये सिम्टम्स जो हैं अस्थमा के हैं। अब इसमें क्या ऐसे ट्रीटमेंट है जो हम ले सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है वो समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। दूसरा, इसके अंदर स्टेरॉइड्स दिया जाता है, और स्टेरॉइड्स के अलावा इसमें जो मेडिसिन दी जाती है ब्रोंकोडायलेटर्स को, तो इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स को भी दिया जाता है। यानी ब्रोंकोडायलेटर जो हमारे ब्रोंकस हैं उसको डायलेट करना, जिससे कि सांस जो है अच्छे तरीके से आ जा पाए। और इसके अलावा सेल्फ केयर में, जैसे किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी फ्यूम से एलर्जी है, या कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है, सिगरेट ज़्यादा पीता है, टबैको का सेवन करता है, या किसी को एलर्जी धूल मिट्टी कर से है, तब उसको जाके प्रॉब्लम होती है, धुआं से कांटेक्ट में जाने से किसी को प्रॉब्लम होती है, तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा, इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा, तो हम जल्दी इस बीमारी से राहत पा सकते हैं, और हमें ये बार बार रिपीटिशन में होगा नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है, और अगर होम्योपैथिक
होम्योपैथी की बात करें तो यहाँ पर वायोकेमिक का 2 नंबर वायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर अस्थमा के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें आपको क्या मेडिसिन देखने को मिल जाती है, काली फॉस्फोरिकम 3x, इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 3x, ये भी 3x में मिल रही है। नेट्रम म्यूरेटिकम ये भी आपको 6x में मिल रही है, और नेट्रम सल्फ्यूरिकम ये भी 3x में। यानी कि जो मेडिसिन है इसकी पोटेंसी अलग है। वैसे नॉर्मली 330 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये 3x, 6x एंड 3x पोटेंसी में देखने को मिल जाता है। कैसे लेना चाहिए, 4 टैबलेट्स को आप दिन में 4 टाइम ले सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम को और सोते समय। ये 4 टैबलेट्स को आप 4 टैबलेट्स को दिन में 4 बार ले सकते हैं, यानी कि टोटल जो टैबलेट्स होंगी आपके 4 टाइम्स में मिला करके वो 16 टैबलेट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। और चिल्ड्रंस, बच्चों की बात करें तो हाफ टैबलेट्स एडल्ट्स का डोज होता है, मतलब कि अगर हम 4 ले रहे हैं एडल्ट्स में तो बच्चों में हम केवल 2 टैबलेट्स लें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और अस्थमा के पेशेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ में अगर जो आपकी मेडिसिन चल रही है उसे भी चलने दें और आप इसको भी चलने दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।